दोस्तों, भारत में औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन कभी-कभी वक़्त की इतनी बुरी मार पड़ती है कि ये लक्ष्मी भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। दर-दर भटकने और भीख माँगने को मजबूर हो जाती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएँगे। तो कहानी शुरू करते हैं। 14 जून सन 2015 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा जिला है कन्नौज। वहीं के हैं रवि कुमार। रवि कुमार अपनी चमचमाती हुई कार में बैठकर कन्नौज से दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। भीख माँगने वाले काफ़ी औरतें गाड़ी के पास आ जाती हैं। रवि कुमार बड़े दयालु स्वभाव के थे। वह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतारते हुए सभी औरतों को 100-100 रुपए दान में भिक्षा के रूप में देने लगते हैं। देने के बाद वह अपनी गाड़ी का खिड़की बंद कर ही रहे होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है कि साहब मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। रवि कुमार अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए उस औरत के पास ही चले जाते हैं और रवि कुमार उस औरत को देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं, उनकी तलाकशुदा पत्नी थी। इस स्थिति में देखकर चौंक जाते हैं। पायल भी अपने पति को देखकर रोने लगती है। उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। एक दूसरे को देख रहे थे। पायल रवि को देख रही थी, रवि पायल को देख रहा था। पायल को देखकर लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर परेशानियों का बोझ भरा पड़ा हो। पायल ने बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे। रवि कुमार मन में ही सोचता है कि ये इसकी हालत क्या हो गई है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन दोनों को इस तरह रोते देख वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। आखिरकार रवि कुमार अपने आप को संभालते हुए पायल से कहता है कि पायल चलो गाड़ी में बैठो, किसी पास के होटल में बैठकर बात करते हैं। तभी पास के होटल में रवि और पायल बैठ जाते हैं। रवि पायल के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अमीर लोग हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, उनका नाम और रुतबा भी है, तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हो गई? इतनी गरीबी कैसे, और तुम सिग्नल पर भीख क्यों मांग रही हो? जबकि मैंने तो तुम्हें डिवोर्स देने के बाद भी 50 लाख रुपए दिए थे, इतने पैसों से तो तुम आराम से बड़ी जिंदगी जी सकती थी। रवि कुमार पायल से कहता है कि तुम मुझसे अपने मामा मामी मौसा मौसी की बातों में आकर कितनी लड़ाई झगड़ा करती थी, हमेशा मुझे तलाक लेने की बात करती रहती थी, तो फिर मैं भी तुम्हें माफ कर देता था। मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और डिवोर्स लेकर ही मानी। इतना सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुमने मुझसे तलाक ले ही लिया था तो ये परेशानियां क्यों आ गई तुम्हारे साथ, मुझे बताओ पायल क्या हुआ? पायल रवि की बात को टालते हुए बोलती कि तुम्हारी माँ कैसी है, यानी कि मेरी सासू माँ कैसी है, उनकी तबीयत के क्या हाल चाल हैं? रवि कुमार बताते हैं कि मेरी माँ भी ठीक है, हर रोज बस तुम्हें याद करती रहती है और पूछती रहती है कि क्या मेरी बहू इस घर में दोबारा से वापस आ सकती है। तुम्हारे घर से चले जाने के बाद मेरी माँ की हालत बिगड़ गई। यह सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगी। यह बातें छोड़ो पायल, तुमने जो भी फैसला लिया था तुम्हारी बेहतरी के लिए लिया था, फिर भी पायल से पूछता है कि तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हो गई? तभी पायल कहती कि मेरी जिंदगी के बारे में मत पूछो, तुमने डिवोर्स लेने के बाद जो 50 लाख रुपए मिले थे, मेरी मौसा मौसी और मामा मामी ने हड़प कर लिए, मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और ताना सुनाते हैं कि जो अपने पति का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। बाद में यही सड़क किनारे सिग्नल के पास किराए के कमरे पर रहती हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। पायल पूरी दास्तां अपने पति रवि से कहती कि मैं बहुत परेशानी में आ चुकी हूँ, अपनी जिंदगी से मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर भी फपक फपक कर रोने लगती है और रवि पायल को चुप कराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। रवि से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, तुम जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलत हुई है। मैंने तलाक लिया, तलाक लेने के बाद मेरी हालत ये हुई है। रवि को पैरों में लिपट कर रोने लगती, तभी वह पायल को उसके कमरे पर ले जाता है और वो अपने काम से दिल्ली के लिए निकलने ही वाला होता है। पायल कहती कि अपना ख्याल रखना और कहीं रास्ते में खाना जरूर खा लेना। रवि हाँ में जवाब देता है और फिर वह अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए सफर शुरू कर देता है। वहीं
दूसरे दिन दिल्ली से वापस आता है और सीधा पायल के कमरे पर पहुंचता है। उसको पायल वहीं कमरे पर ही मिल जाती है और पायल से आज साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। वह खूबसूरत तो थी और पायल को एक नज़र देखते ही रवि उससे कहता कि पायल अब यह बताओ तुम मुझसे क्या दोबारा शादी करोगी? रवि गुस्से में बोलता है कि तुमने अपने रिश्तेदारों और परिवारों की बातों में आकर मेरी और खुद की जिंदगी को तबाह कर लिया। अब और क्या चाहती हो मुझसे? पायल रोते हुए कहती कि तलाक होने के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे, एक बूढ़े इंसान से करना चाहते थे। इसके लिए 20 लाख रुपए भी व्यक्ति एडवांस में दे चुका था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे शादी से इनकार करने पर उन्होंने मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की थी, पर तुम्हारा कोई कांटेक्ट पास नहीं था और घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। जब तक मैं तुमसे मिल पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब रवि नज़र कमरे में एक दीवार पर पड़ती है जहां रवि और पायल की शादी की एक फोटो लगी हुई थी। रवि पायल से इस तस्वीर के बारे में पूछता कि यह तस्वीर क्यों लगा रखी है? हमारा तो तलाक हो चुका है, अब इसकी क्या जरूरत है? पायल अपने आंसू पहुंचते हुए कहती है, तस्वीर को रोज देखती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ। पहले तुमने अपना पति माना था, आज मैं तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। पायल रवि से कहता है, लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसा पति तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। रवि कुमार पायल से बातों को सुनता रहता है और कुछ देर बाद बोलता है कि यह कपड़े मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्हें तुम अपने पास रख लो और मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही रवि कुमार जाने लगता है, पायल उसके पैरों में गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, तुमसे उफ तक नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी, जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा राज जब तक राज था मैं जिंदगी बिता रही थी, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रवि अब धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है। फिर वह अपने घर फ़ोन करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ पायल मिल गई है। यह सुनते ही रवि की माँ बहुत खुश हो जाती हैं और वह कहती हैं कि बेटा मेरी बहू को साथ लेकर ही आना। अब वह जब मिल ही गई तो घर ही लेके आना। उसे लेकर रवि अपने घर आ जाता। बहू से मिलकर उनकी माँ बहुत खुश हुई। अब यह सुनकर पायल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि चलो माँ के दिल में तो मुझे लेकर कोई कालापन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वह मुझे स्वीकार करना चाह रही है। रवि पायल से कहता है कि चलो कपड़े रखो और मेरे साथ घर चलो, एक बार फिर से तुम्हारे हमारे घर की लक्ष्मी बनने जा रही हो। यह सुनकर पायल रवि को गले लगाती है और रोने लगती है। उससे कहती है कि रवि तुम इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए एक देवता का अवतार हो। फिर भी रवि उसको गले लगाकर रोने लगता है और वह अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाया था। दोनों गाड़ी में बैठते हुए सीधा अपने घर कन्नौज के लिए निकल पड़ते हैं। कन्नौज पहुंचने के बाद जैसे ही पायल गाड़ी से उतरती है तो वह देखती है कि रवि की माँ यानी उसकी सासू माँ हाथ में थाल लिए खड़ी थी, उसका स्वागत का इंतजार कर रही थी। पायल दौड़ कर जाती है और अपनी सासू माँ के पैरों में जाकर लिपट जाती है और कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए पायल उसकी आंसू में दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। माहौल बहुत ही गमगीन हो चुका था। अब पायल रवि फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापस से बंध चुके थे और अपनी खुशहाल नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा।